चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा न्यू भर्ती 2025 में जो आने वाला है, आपका कुछ 1800 पोस्ट आने वाला है। और इसमें हम लोग जो देखेंगे आज एक्साइज सब इंस्पेक्टर का देखने वाले हैं, जो पोस्ट का एग्जाम हुआ था। पीटी का हमने करवा दिया था। आज हम लोग मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे और यह एग्जाम आपका हुआ था 29/8/2021 को। इसमें प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न दिए गए, क्योंकि आपको पता है कि मेंस में जो है आपको 20 से 25 जो है आपको मैथ रीजनिंग के सवाल भी आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। और आपको जो ज्ञान बिंदु में होमवर्क से चलाया जा रहा है, वो डेली जो है सुबह आपको 8 AM में मिलेगा। कब मिलेगा? सुबह जो है आपको 8 AM में मिलेगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। और वीडियो के अंत में जो है आपको बता दिया जाता है कि कल का होमवर्क क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के अंत में ही आपको बताया गया 21 तारीख का होमवर्क। तो वहाँ से आपको सुबह जो है डेली 8 बजे उसका मिल जाएगा वीडियो। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये आपका जो है पर डे चलता रहेगा। कुछ सेट बचा हुआ है, इसको हम लोग बहुत ही जल्द खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा था। बोला गया है पहला नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष होगा, याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष और एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। और इसकी चर्चा किसमें बताया गया है, तो याद रखिएगा संविधान के 93 नंबर आर्टिकल को जब पढ़िएगा तो उसमें बोला गया है कि एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो ये जब लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं तो किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को देंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर बात आता है लोकसभा, क्या आता है, लोकसभा। लोकसभा का याद रखिएगा अभी कौन सा सत्र चल रहा है, तो 18वीं लोकसभा का सत्र चल रहा है, ये आपको पता होगा। लोकसभा बोलिएगा। प्रथम अगर आपको पूछेगा अध्यक्ष कौन था, ये भी आपका बिहार दरोगा पूछा गया है। प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीबी मावलकर हो जाएगा। क्या याद रखनी है, जीबी मावलकर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणेश वासुदेव मावलकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही इसका उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा अनंत, क्या बोलिएगा, अनंत सेनम। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको याद रहने चाहिए। अभी जो है आपका 18वां जो लोकसभा चल रहा है उसका उपाध्यक्ष कौन है। अगर 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष भी आपके पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, ओम बिरला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ओम बिरला हो जाएंगे। और ओम बिरला कहाँ के संसद सदस्य हैं, तो याद रखनी है राजस्थान के कोटा से। कहाँ से हैं, राजस्थान के कोटा क्षेत्र से हैं। तो ये बात को भी आपको ध्यान देनी है। लोकसभा की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 81 आर्टिकल में। ठीक है, चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। देखिए प्रकाश तरंग एक प्रकार का बोल सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि तरंग बात करेगा तो ये अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। देखिए व्यतिकरण का घटना दोनों में होता है, परावर्तन की घटना भी दोनों में पाया जाता है। ये ध्रुवीकरण का जो घटना है ये सिर्फ किस में पाया जाता है, प्रकाश तरंग में पाया जाता है। और प्रकाश तरंग में भी ये प्राकृतिक रूप से नहीं बोल सकते हैं, कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया जाता है। तो ये भी बात आपको रहनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करिएगा प्रकाश तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसका याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य भी पूछा जाता है कि कितना से कितना तरंग दैर्घ्य। तो याद रखिएगा 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम तक इसकी याद रखनी है, इनका जो है तरंग दैर्घ्य रहता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। देखिए बात करिएगा अशोक का कई सारे शिलालेख हुए, इसमें से याद रखिएगा एक मास्की और एक बोल सकते हैं गुर्जरा और एक याद रखिएगा नेट्टूर। क्या याद रखिएगा, नट्टूर। और एक याद रखिएगा उदयगुलम। इस ये चारों जो या बोल सकते हैं शिलालेख है, इन चारों शिलालेख में अशोक का नाम अपना अशोक मिलता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। मास्की कहाँ पर है, तो याद रखनी है कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर पाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और बात करेगा नेट्टूर और उदयगुलम, ये दोनों भी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो यहाँ से ये बात को आपको याद रखनी है। बात करिएगा अशोक, अशोक याद रखनी है किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के प्रतापी शासक थे। आपको पता है मौर्य वंश के शासक थे। इसका याद रखिएगा इनका जो है सबसे छोटा अभिलेख अगर आपको पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा रुम्मनदेई। क्या बोलिएगा, रुम्मनदेई अभिलेख क्या हो जाएंगे, सबसे छोटा। और सबसे अगर बड़ा अभिलेख पूछेगा तो ये क्या हो जाएंगे, तो 7वां अभिलेख सबसे बड़ा हो जाएंगे। ठीक है, रुम्मनदेई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख के भी नाम से जाना जाता है। ये भी बात आपको याद रखिएगा। ठीक है, अशोक याद रखिएगा मगध के जो शासक बने थे ये किस अभिलेख में बताया गया है, तो याद रखनी है भाब्रू अभिलेख में। किस अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में ये बताया गया है। इतना बात को एकदम आपको याद रखनी है। तो यहाँ से आंसर आपका दोनों हो जाएगा। अगर एक के साथ जाना होगा तो आप मास्की में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगली सवाल देखिए क्या बोला गया है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए जब चलती कार पूछेगा तब तो ये गति जड़त्व तो हो जाएगा, और जब कोई भी बोलेगा कि रुका हुआ गाड़ी था और अचानक चलने के बाद व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, तब आपको विराम जड़त्व हो जाएगा। याद रखिएगा जड़त्व का नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं, ठीक है। और जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने ही दिया, इसीलिए हमको इसको गैलीलियो के नाम से भी जानते हैं। इसको आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूटन का प्रथम गति नियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा न्यूटन ने जो है 3 नियम दिए। तो प्रथम नियम में क्या बताया गया कि कोई भी वस्तु है जो विराम में बनना चाहती है या गति में रहना चाहती है, वो गति में ही रहना चाहेगी या विराम में ही रहना चाहेगी, जब जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट नियम बोलता है। और न्यूटन के दूसरा नियम में याद रखिएगा संवेग के संरक्षण का सिद्धांत मिलता है, और इसी से न्यूटन के दूसरा नियम से हमको F बराबर ma फार्मूला भी ज्ञात प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, गति के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये बात को याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? देखिए हुंडरू जलप्रपात की बात करिएगा तो ये स्वर्णरेखा नदी पर हो जाएगा, और स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर है, आपका झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नर्मदा नदी पर आपको याद रखनी है दुग्धधारा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दुग्धधारा जलप्रपात, और याद रखनी है कपिलधारा जलप्रपात, ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखनी है नर्मदा नदी पर। शरावती नदी पर याद रखिएगा बोल सकते हैं जोग, या इन्हीं को बोला जाता है गरसोप्पा, ये कहाँ पर जलप्रपात है, तो याद रखनी है ये भी आपको शरावती नदी पर है, जो सबसे बड़ा बोल सकते हैं जलप्रपात है, ठीक है। और महानदी पे याद रखिएगा, महानदी पे एक बांध है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीराकुंड बांध बोलते हैं। और महानदी याद रखिएगा अशोक थी बोल सकते हैं, सॉरी अशोक बोल रहे हैं। उड़ीसा का शोक भी किसको बोलते हैं, तो महानदी को बोलते हैं, तो ये बात याद रखनी है। जलप्रपात किसको कहते हैं, कोई भी ऊंचाई से मान के चलिए तीव्र गति से गिरने वाले जल को क्या बोलते हैं हम लोग, जलप्रपात बोलते हैं, तो ये बात को भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? देखिए कुछ मामलों में बोल रहा है कि उच्च न्यायालय से संबंधित है, तो उच्च न्यायालय में संबंधित कौन हो जाएगा, 228 आर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब हुआ कि अगर मान के चलिए कि हाईकोर्ट का गठन की बात करेगा तो ये 214 नंबर आर्टिकल में किया गया है। और एक होता है अधीनस्थ न्यायालय जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं, इसकी चर्चा 233 के आर्टिकल में की गई है। तो इसमें अगर कोई भी लंबे बोल सकते हैं कि लंबित समय से फंसा हुआ था, कोई भी अगर बोल सकते हैं न्यायिक नहीं दे पाया, इसको जो है लंबित हो गया है, तो उस कार्य को कौन करेगा, हाईकोर्ट बुला सकता है। यही आपका प्रश्न करने का मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर से बोला गया है 225 में, 225 आर्टिकल में क्या बोला गया है, तो ये भी बात को एकदम आपको याद रखनी है। 225 आर्टिकल कहने का मतलब हुआ कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्या क्या होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। और 226 में तो आपको पता है कि रीट जारी करते हैं हाईकोर्ट। और 228 तो हो गया, 227 में आपको क्या बोला गया है, याद रखिएगा उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जो है बोल सकते हैं न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार जो है ये किसमें बताया गया है, 227 आर्टिकल में किया गया है। तो इन सभी बातों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या बोल सकते हैं दृष्टि पटल, इसको जो भी बोलिए। रेटिना पर याद रखिएगा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और उल्टा के साथ साथ आपको याद रखनी है वास्तविक प्रतिबिंब भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परितारका याद रखिएगा, इस पर जो है बोल सकते हैं कि आपको रंग परिवर्तित करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। कार्निया क्या होता है, तो याद रखिएगा जब भी आप आंख दान करते हैं तो उसमें कार्निया वाला भाग ही दान करते हैं। और पुतली याद रखिएगा ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। आँख की बोल सकता है, आँख का बोल सकता है न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो याद रखनी है 25 सेंटीमीटर। ये भी आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है, कई बार पूछा गया, कई सारे एग्जामों में, तो ये चीज़ आपको पता भी होगा, इसे याद रखनी है। अगर बात करेगा प्रकाश की संवेदनशीलता कितना होता है, अगर बात करेगा प्रकाश का संवेदनशील कितना होता है आँख के द्वारा, तो याद रखनी है ये हो जाएगा आपका 5500 एंगस्ट्रम। तो ये भी बात को याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज अपने भोजन को संग्रहित रखता है, यानी प्याज जो है एक प्रकार का क्या है, रूपांतरित तना है। तो ये जो है पत्तियों में अपना भोजन को करेगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए एक होता है रूपांतरित तना, रूपांतरित तना कौन कौन होते हैं, जिससे कि हम पुनः जो है पुनः उस पौधे से जो है दोबारा पौधा उपजा सकते हैं, बीज से, ये चीज बोला गया। जैसे आप प्याज को देखते होंगे, प्याज का बीज ही रोपा जाता है, ठीक है। आलू हो गया आपका, आलू भी हो गया, और याद रखिएगा आपका लहसुन हो गया, ये सब एक प्रकार का बोल सकते हैं कि रूपांतरित तना है, ठीक है। क्योंकि इसी से हम लोग न्यू पौधा का उपजा सकते हैं। जैसे गाजर, गाजर एक प्रकार का आपका जड़ हो गया, गाजर से आप नया गाजर नहीं उपजा सकते, इसका जो है आपको बीज रोपना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। तो ये सभी बातों को याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है,
ध्यान से देखिएगा, थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु पे हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। यहीं पर पूछेगा, याद रखिएगा पोंगल त्योहार भी कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और याद रखिएगा ये जो है बोल सकते हैं भगवान किसको समर्पित है, भगवान भगवान मुर्गन को समर्पित है। किसको? मुर्गन को समर्पित है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यही पूछेगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में कौन मनाया जाता है, उगादी त्यौहार मनाया जाता है। क्या बोलिएगा? उगादी त्यौहार मनाया जाता है। केरल में कौन मनाया जाता है, केरल में बोल सकते हैं, यहाँ पर से केरल में अगर पूछा जाएगा तो आपको ओणम त्योहार मना सकते हैं। और यहीं पर जो है क्या मनाया जाता है, केरल में एक और त्योहार मनाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोल सकते हैं अट्टुकल पोंगल। क्या बोलिएगा? अट्टुकल पोंगल भी कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखनी है ये भी आपको केरल में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन की बात करिएगा तो ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये अमाशय से देखिएगा एक प्रकार का निकलता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और इसी यही याद रखिएगा प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो याद रखिएगा पेप्सिन में बदल देता है। तो ये यहीं से मुख पाचन हो जाएगा प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर छोटी आंत है, छोटी में याद रखिएगा भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, क्योंकि छोटी आंत में याद रखिएगा 3 भाग होते हैं, एक होते हैं आपका डेडूनम। क्या बोलिएगा? डेडूनम होते हैं, और एक होते हैं जेजूनम। ठीक है, जेजूनम, और एक होते हैं आपको याद रखनी है इलियम। इलियम वाला भाग में याद रखिएगा छोटी आंत के पूर्णपाचक रस होता है। छोटी आंत की लंबाई की बात करिएगा तो 6 से 8 मीटर होता है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। आहार नाल की सबसे लंबी नली कौन होता है, तो छोटी आंत की होता है। बड़ी आंत में याद रखिएगा इसमें जो है 2 भाग होते हैं इसके भी, एक होते हैं कोलन वाला भाग जिसमें कि याद रखिएगा पचा हुआ भोजन का अवशेष प्राप्त होता है और यहीं पर जल भी संग्रह रहता है। और एक होते हैं रेक्टम। क्या बोलिएगा? रेक्टम भी होता है। तो ये दोनों बात को एकदम याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करिएगा तो ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। कौन हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी की बात करिएगा जब उच्च तापमान होता है। ठीक है, उच्च पूरा गर्मी रहता है और पूरा बोल सकते हैं अधिक वर्षा, पूरा वर्षा होता है तब जो अवशेष प्राप्त होता है, टूट फूट कर जो पत्थर गिरते हैं उसी से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट इसमें बात करिएगा इसमें जो है क्या बोले सकते हैं, आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। क्या बोलिएगा? आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए यह मिट्टी जो है लाल दिखाई देता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, बोल सकते हैं कि ये दक्षिण भारत क्षेत्र में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इन सभी क्षेत्रों में जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। काली मिट्टी को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे इन्हीं को बोलते हैं रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी बोलते हैं, लावा मिट्टी बोलते हैं, और इसमें कपास का खेती होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा और एक होते हैं नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर, और नई को क्या बोलते हैं, बांगर। तो ये दोनों बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, कामरताल झील कहाँ है। तो कामरताल झील आपको पता है कि बिहार में है। अच्छा, बिहार के किस जिले में है, तो याद रखनी है बेगूसराय जिले में है। कहाँ पर है? बेगूसराय जिले में है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है क्योंकि यहाँ से आए दिनों प्रश्न जो है आपको पूछे जाता है। ठीक है, अच्छा कामरताल की बात करिएगा तो ये जो है बोल सकते हैं बिहार का पहला रामसर साइट में शामिल हुआ था। बोल सकते हैं बिहार की तरफ से बिहार राज्य का पहला रामसर साइट कौन था, तो आपका कामरताल झील हो जाएगा। ठीक है, यही बात करिएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कई सारे झील है, जैसे आपका हो जाएगा वखिरा झील। क्या हो जाएगा? वखिरा झील हो जाएगा, सूरसागर हो जाएगा। ये सभी झील कहाँ पर है? आपको उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में जितने भी ताल लगा होगा लास्ट में, जैसे हो गया आपको याद रखनी है, जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में जैसे भीम ताल हो गया, ताल जिसमें लास्ट में लगा होगा, जैसे भीम ताल हो गया। ठीक है, भीम ताल के बाद याद रखनी है सहस्त्र ताल एक होता है, सहस्त्र ताल हो गया। ये सभी याद रखनी है, डोडी ताल हो गया। ये जिसमें भी लास्ट में ताल लग जाएगा वो सभी कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में होंगे। जम्मू कश्मीर में भी 2 झील 3 झील है, याद रखनी है। एक आपका हो गया बुलर झील, एक आपको ध्यान देना है डल झील। ठीक है, एक याद रखना है नागिन झील। ये सभी कहाँ पर है? आपको जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ से सभी चीज़ को एकदम याद रखते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार की बात करिएगा तो ये कथक का नृत्य का रूप है। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर बात करिएगा आप लोग शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखनी है 8 प्रकार के होते हैं। एक आपका कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है, यहीं पर लिख लीजिए मोहिनी अट्टम। क्या बोलिएगा? मोहिनी अट्टम। ये दोनों कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, उसके बाद कथक जो है आपका उत्तर भारत बोल सकते हैं या उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं, दोनों बात आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। भरतनाट्यम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, और आपको याद रखनी है एक होता है कुचिपुड़ी। क्या बोलिएगा? कुचिपुड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में।
और आपको याद रखनी है, जैसे हो गया मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ पर है? मणिपुर में। उसके बाद याद रखनी है ओडिसी, ओडिसी आपका कहाँ पर है? ओडिशा में एक होता है। और याद रखनी है सत्रिया, सत्रिया आपका कहाँ पर होगा? असम में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। अभी अगर नई एक पूछेगा कि नृत्य को शामिल किया गया है वो छऊ को, तो वो भी आपको याद रखनी है। हो सकता है ये भी आपको पूछा जाए। यक्षगान कहाँ का है? तो याद रखनी है कर्नाटक का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के दौरान याद रखनी है 9 अगस्त को एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जीरो ऑपरेशन में सभी आंदोलनकर्ता नेता को जो है जेल में बंद कर दिया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर अभी आपको पूछा जा रहा है, ये जो पूछा गया है ये जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को याद रखनी है। जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ पर बंद किया गया था? तो याद रखनी है हजारीबाग जेल में। कहाँ पर? हजारीबाग जेल में। और हजारीबाग जेल से याद रखनी है, ये जो है बोल सकते हैं दिवाली के दिन जो है भाग गया था। क्यों दिवाली बताएं हम? क्योंकि आपका बीपीएससी पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जो भागा गया था उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा त्यौहार था? तो दिवाली दिन था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और भाग कर कहाँ चल गए? नेपाल चल गए। तो ये याद रखनी है। यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर पूछा जाएगा, याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा पूछेगा तो याद रखनी है जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा, इन्होंने जो है नेपाल में भागकर 1943 में जो है आजाद दस्ता का गठन किया। क्या बोलिएगा? आजाद दस्ता का गठन किया। और याद रखिएगा भारत के आंदोलन में, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में जो है अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ से ये भी बात को एकदम याद रखनी है। यहाँ पर से आपको पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को किस जेल में दिया था? तो याद रखनी है यरवदा जेल में। कहाँ पर? यरवदा जेल में दिया था। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ, सॉरी यरवदा जेल नहीं, याद रखनी है यागा खां पैलेस। क्या बोलिएगा? आगा खां पैलेस में दिया था। ठीक है, और याद रखनी है यहाँ पर आपको पूछा जाएगा एक राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र प्रसाद को याद रखनी है बांकीपुर जेल में दिया था। बांकीपुर जेल कहाँ है? पटना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय की बात करेगा तो ये न्यूयॉर्क हो जाएगा, क्योंकि यूनिसेफ का मुख्यालय पूछेगा तो यूनार्क। इनका गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। यूनार्क में एक और होता है, याद रखिएगा यूएनओ का भी मुख्यालय कहाँ पर है? यूनार्क में। यूएनओ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को इनका गठन हुआ था। इन सभी बातों को याद रखिएगा। यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है। जनेवा में कई सारे गठन है, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, ये सब का गठन कहाँ पर किया गया है? जनेवा में किया गया है। तो ये बात को भी आपको याद रखनी है। पेरिस में याद रखिएगा किसका गठन है? याद रखिएगा मुख्यालय यूनेस्को का। क्या बोलिएगा? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। और यूनेस्को का गठन भी 1946 में किया गया है। तो ये सभी याद रखिएगा। पेट्रोलियम, याद रखिएगा पेट्रोलियम अगर पूछेगा, पेट्रोलियम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखनी है विकास पेट्रोलियम का गठन अगर पूछेगा मुख्यालय, तो ये ऑस्ट्रिया के वियना में हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता होगा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर से थोड़ा सा राजा राममोहन राय के बारे में जानिए। राजा राममोहन राय को याद रखिएगा भारत का बोल सकते हैं पुनर्जागरण बोलते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण का दूत किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा भारत को राजा राममोहन राय को। और राजा राममोहन राय को भारत का अग्रदूत, नया दूत जो बोल सकते हैं, सभी जो है किसको बोला जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था, राधानगर गांव में। और इन्होंने याद रखिएगा सबसे पहले जो है 1815 ईस्वी में जो है क्या किए थे? तो आत्मीय समाज का गठन किया था। आत्मीय समाज का गठन 1815 ईस्वी में। इनके बाद इन्होंने द्वारा याद रखिएगा 1828 ईस्वी में जो है क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और इनके द्वारा 1829 ईस्वी में याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? याद रखिएगा 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राममोहन राय ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। राजा राममोहन राय से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इनका एक पुस्तक भी था, तो याद रखनी है, इसको बोल सकते हैं मिरातुल अखबार। क्या बोलेंगे? मिरातुल अखबार जो है किनकी पुस्तक था? तो याद रखनी है ये आपका राजा राममोहन राय का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अच्छा, इसका अध्यक्ष पूछेगा कि आपको कौन होता है? इनका अध्यक्ष की बात करेगा तो ये होते हैं, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। 20 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखनी है 20 दिसंबर को। 10 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो याद रखिएगा विश्व जो है बोल
सकते हैं विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाते हैं? आत्महत्या दिवस मनाते हैं 10 सितंबर को। 15 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व छात्र दिवस मनाते हैं 15 अक्टूबर को। तो इन सभी बातों को भी याद रखनी है। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की बात करिएगा, ये जो है सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में किसने किया था? तो याद रखिएगा, दो संत हुए, एक होते अलवार और एक होते हैं नैनार। ठीक है, अलवार और नैनार, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे अलवार कौन से थे? याद रखनी है, विष्णु के उपासक को क्या बोलते थे? अलवार बोलते थे। और नैनार किसको बोलते थे? तो याद रखनी है, शिव के उपासक को क्या बोलते थे? नैनार बोलते थे। ये भी आपका बिहार दुर्गा पूछा गया था, तो इसको ध्यान से देखिए। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत को भक्ति आंदोलन किसने लाया है? तो रामानंद ने लाया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? क्षेत्र मतलब उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। उच्च न्यायालय का गठन की बात करेगा तो संविधान का 214 नंबर आर्टिकल कहता है, और सुप्रीम कोर्ट का बात करेगा तो 124 आर्टिकल में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? अपीलीय अधिकार आता है, निरीक्षक अधिकार भी आता है, आरंभिक अधिकार भी आता है। परामर्शी अधिकार जो है याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति मंगाते हैं, और ये संविधान के 143 नंबर आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। तो ये भी बात को एकदम आपको याद रखनी है। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेहूं के लिए फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगली सवाल की तरफ बढ़िए, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। और इसको किसने किया था? तो याद रखनी है, महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे जी के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और महादेव गोविंद रनाडे ने इनकी स्थापना किया था। और इनका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो याद रखनी है, बैठक मद्रास में की गई थी। याद रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है, इसको जो है महाराष्ट्र का बोल सकते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात, किसके महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किनको जानते हैं? तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, महादेव गोविंद रनाडे जी को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर है? तो आपको पता है कि ये कौन सा शहर हो जाएगा? आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। अच्छा, पाटलिपुत्र शहर का किसने बसाया था? तो याद रखनी है, एक थे हर्यक वंश के शासक। क्या बोलिएगा? अच्छा, हर्यक वंश के शासक कौन थे? तो याद रखनी है, उदायीन थे। उदायीन ने याद रखिएगा जो पाटलिपुत्र नामक स्थान को बसाया था। और पाटलिपुत्र को पुराना नाम इनका क्या है ये भी पूछा जाता है। याद रखिएगा, कुसुमपुर। क्या बोलेंगे? कुसुमपुर हो जाएगा। तो ये भी बात को एकदम याद रखनी है। और पाटलिपुत्र को औरंगजेब ने कहा था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब ने इनको क्या कहा था? तो याद रखनी है, अजीमाबाद। क्या बोलिएगा? अजीमाबाद के नाम से पुकारा था। ये बात एकदम ध्यान देनी है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने किया था? तो याद रखनी है, शेरशाह ने किया था। इन सभी बातों को याद रखिएगा। यहाँ पर बात आता है थोड़ा सा हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखनी है, हर्यक वंश के संस्थापक की बात करेगा तो ये हो जाएंगे बिंबिसार। कौन हो जाएंगे? बिंबिसार हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार हो जाएंगे। और इनके जो है याद रखिएगा, उदयन का पिता कौन था? तो याद रखनी है, अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु थे। अजातशत्रु ने याद रखिएगा बिंबिसार को मतलब कि अपने पिता की हत्या करके अपना गद्दी प्राप्त किया, और बदले में अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया। इसीलिए इस वंश को याद रखिएगा, पितृहंतावंत भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? पितृहंतावंत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? भूप्रपट्टी में अगर खनिज की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका फेल्डस्पार, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पर अगर आपको पूछेगा भूप्रपट्टी में सबसे अधिक तत्व कौन पाया जाता है, तब आपका हो जाएगा याद रखनी है ऑक्सीजन। तो ये भी बात को याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए बारामूला कहाँ पर है? याद रखनी है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक गाँव का नाम है बारामूला, जिसको हम लोग पहले बोलते थे, याद रखनी है, बड़ार नाम से जानते थे। तो यही नाम का बरमूला है। तो ये झेलम नदी के तट पर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? झेलम नदी। अच्छा, झेलम नदी को हम लोग क्या पुराना नाम इनका क्या था? तो याद रखनी है, इनका पुराना नाम हो जाएगा, याद रखनी है, विदिस्ता। क्या हो जाएगा? विदिस्ता। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, सिंधु नदी को क्या बोलते थे? तो याद रखनी है, सिंधु नदी याद रखिएगा, झेलम की बोल सकते हैं। झेलम जो है सिंधु की सहायक नदी है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। चिनाब को क्या बोलते थे? अस्कनी नाम से जानते थे। ठीक है, ये बात को एकदम याद रखिएगा। एक होता था रावी, रावी को क्या बोलते थे? परुष्णी, परुष्णी के नाम से जानते थे। तो ये भी जान एकदम आपको याद रखनी है।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो जल योजित ऐसे ही दिया है तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो ये चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला खदान जो है कहाँ पर हो जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, उड़ीसा में कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है तलचर। तलचर कहाँ पर हो जाएंगे? उड़ीसा में हो जाएंगे। तो ये चीज भी याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? देखिए गैर नवीकरणीय एक होते हैं नवीकरणीय, क्या बोलेंगे? नवीकरणीय होते हैं, और एक होते हैं गैर नवीकरणीय। ये दोनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। नवीकरणीय सबसे पहले समझिए, गैर नवीकरणीय किसको कहते हैं? गैर नवीकरणीय उसको कहते हैं कि जिसको कि हम लोग जो है पुनः यूज नहीं कर सकते, मतलब एक बार उनका यूज कर लिए तो पुनः यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, और ये कभी भी समाप्त हो सकता है। और नवीकरणीय ऐसा है जिनको हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, और वो जो कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा एक प्रकार का बोल सकते हैं ये नवीकरणीय है। तो लोहा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इसका क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग, सबसे पहले ध्यान से देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा NaHCO3। ठीक है, तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं एक और आता है, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग धोबन सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगर बात करिएगा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, और इसमें जो है याद रखनी है 10 जो है जल के अणु भी रहते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। तो ये दोनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा, और इसको हम लोग बोलते हैं धोबन सोडा। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो जलोढ़ पंख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जलोढ़ पंख। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखनी है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? याद रखनी है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा का क्षेत्र है कोरापुट। ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो यह कैस्पियन सागर से प्राप्त करता है। और ये याद रखिएगा, ये कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे आपका नेपाल हो गया। भारत की बात करेगा तो उत्तर भारत में ये निर्माण करते हैं, जल गिराते हैं। और ये जो है याद रखिएगा ठंडी के मौसम में आते हैं, और अगर ये सही ढंग से वर्षा हुए तो रबी फसल को ये लाभ भी पहुंचाते हैं, और अगर अधिक वर्षा हो गई तो रबी फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये बातों को भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये आपको पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। यहीं से याद रखिएगा, सादिकपुर सिनौली से जो है मानव के कंकाल के अवशेष मिले हैं। क्या बोलिएगा? मानव का कंकाल का अवशेष कहाँ से मिल देखने को मिला है? सादिकपुर सिनौली से मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है? तो यहाँ से हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? देखिए सबसे पहले पीएच मान जो है क्या होता है, तो 0 से लेके याद रखनी है 14 तक के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच मान। पीएच का फॉर्मूला भी याद रखनी है, ये भी दरोगा पूछा है आपका। तो याद रखनी है पावर ऑफ क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, पीएच वैल्यू की खोज किसने किया था? तो याद रखनी है सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। और कब किया था? तो 1909 में किया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए 0 से अगर 7 के बीच पूछेगा तो ये क्या होता है? आपका अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 से अगर इधर 14 तक पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस यानी कि क्षारीय हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो जठर रस की बात करेगा तो ये 1.5 से लेके 2.5 तक होता है। तो यहाँ पर से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो 2 लेके चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफेद फास्फोरस का आकार होता है। देखिए फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। तो 4 हो गया, चतुष्फलकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु किसको कहते हैं? तो याद रखनी है, हम उसको बोलेंगे जो कि याद रखिएगा यहाँ का टेम्परेचर की बात करेगा तो 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर बारिश की बात करिएगा, पानी की बात करिएगा, तो ये याद रखनी है 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होनी चाहिए। यहीं पर से याद रखिएगा चावल की खेती के लिए हम लोग उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा हो जाएगा? इसमें तो हो जाएगा सल्फा ड्रग। क्या हो जाएंगे? सल्फा ड्रग। और इसकी खोज कब किया गया था? 1935 में किया गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसे अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग आप चलिएगा तो यहाँ पर से सबसे पहले जो एंटीबायोटिक दवा की खोज किया था वो किसने किया था? याद रखिए, कौन कौन सा दवा था? पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो याद रखनी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर, याद रखनी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये भी ध्यान आपको रहनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है? ये स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील, याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए एकदम आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? अगर बात करेगा तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो यहाँ पर से देखिए सबसे पहले जो है आपको आवृत्ति याद रखनी है। आवृत्ति का क्रम याद रखिएगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। तो आवृत्ति की बात करिएगा तो यहाँ पर से सबसे पहले क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। गामा के बाद क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? याद रखनी है, परावैगनी हो जाएगा। ठीक है, और परावैगनी के बाद आपका क्या हो जाएगा? याद रखनी है, दृश्य प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? अवरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवरक्त हो जाएगा। अवरक्त के बाद करिएगा तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? सूक्ष्म किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, सूक्ष्म रेडियो तरंग होगा। उसके बाद दृश्य प्रकार होगा। तो यहाँ पर से याद रखनी है, यहाँ पर से अगर आपको पूछेगा आवृत्ति का बढ़ता क्रम कौन है, तो ये हो जाएगा आवृत्ति का बढ़ता क्रम, और ये तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति जो है याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य का अगर घटता क्रम, तो यहाँ पर पूछा सबसे कम किसका होगा? तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका हो जाएगा? तो गामा का। गामा ऑप्शन में नहीं है तो ये अल्फा किरण हो जाएगा, तो एक्स किरण हम उसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिसुलवा रेलवे हो जाएगा। तो इनका गठन जो है 1849 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। और भारत में पहली रेल जो चला गया था तो याद रखनी है, मुंबई और थाने के बीच चला था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसमें कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर चला था। पूछा जाता है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखनी है, डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डलहौजी हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर बात आपको पूछा जाए कि भारत का दूसरा रेलवे कब स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा 1854 में चला था। ये चीज़ भी ध्यान देनी है। और ये कहाँ पर चला था? कोलकाता में चला था। कहाँ पर चला था? कोलकाता में चला था। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो याद रखनी है, हावड़ा से लेके हुगली के बीच चला था। तो ये भी बात को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? ये करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि केग। केग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखनी है, राष्ट्रपति केग की नियुक्ति करते हैं। और केग का बात करिएगा संविधान में किसमें चर्चा है? तो अनुच्छेद 148 में केग होगा, या इसका फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर बात करिएगा केग, केग अगर वर्तमान में अगर आपको पूछेगा, सबसे पहला आपको याद रखनी है, सबसे प्रथम अगर आपको पूछ दिया कि भारत का सबसे प्रथम के कौन था, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन था, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नील हरि राव। क्या बोलिएगा? के नील हरि राव हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में अगर आपको अभी पूछ दिया कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे संजय मूर्ति। कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? यानी कि संघात्मक नहीं है ये चीज, शक्तियों का विभाजन बिल्कुल है, न्यायिक पूर्वावलोकन है, लिखित संविधान भी है, एकीकृत न्यायपालिका नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया। अगर बाध्य किया गया तो ये पूछ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसको याद रखिएगा, अभी जो है उसी समय जो है निरस्त कर दिया गया। और इसको जो निरस्त किया गया किस संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा और कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि याद रखिएगा इसमें जो है संपत्ति का जो अधिकार था उसको जो है याद रखिएगा मौलिक अधिकार से निकाल कर कहाँ कर दिया? विधिक अधिकार में शामिल कर दिया। और पहले यह 31 के क में था, इसको लास्ट में लाके कहाँ दे दिया? 300 के क में दे दिया। ये भी बात को ध्यान देनी है। 52वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है? दल बदल की चर्चा की गई है। और ये कब जोड़ा गया है? 1985 में। ठीक है, ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं? तो याद रखिएगा वोटर का उम्र जो 21 वर्ष था उसको घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। ये दोनों बात को याद रखनी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौड़िया अरिराज क्या है? तो लौड़िया अरिराज एक पुरस्कार का स्तंभ लेख है, और ये किसका स्तंभ लेख है? तो याद रखनी है अशोक के द्वारा, याद रखिएगा, बनाया गया स्तंभ लेख है। और ये कहाँ पर है? तो याद रखनी है बिहार में ही है। और बिहार में पूछेगा किस जिला में है? तो याद रखनी है पूर्वी चंपारण। क्या बोलिएगा? पूर्वी चंपारण में। ठीक है, ये चीज को ध्यान देनी है। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? यहाँ पर से देखिए बायोप्सी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बायोप्सी। याद रखिएगा, बायोप्सी कहने का मतलब हुआ कि जहां पर कैंसर होता है उस क्षेत्र के मांस को काट के निकाल लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोप्सी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वाजनित त्वरण का मान क्या होता है? देखिए छोटा जी का मान समय अनुसार बदलते रहता है, और इसका जो मान बदलता है वो याद रखिएगा अक्षांश के अनुरूप। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जैसे आपका हो गया पृथ्वी, यहाँ पर बीच में आपका क्या है? ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव है यानी कि केंद्र बोल, सॉरी केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र होता है। केंद्र में अगर जी का मान पूछेगा तो ये याद रखिएगा शून्य होता है। ज्यो-ज्यो ये ध्रुव की ओर बढ़ेगा तो इसका मान वैल्यू जो है बढ़ता जाएगा, और याद रखिएगा नीचे की ओर घटेगा तो ये इनका क्या होगा? घटता जाएगा। ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा? तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगर बात करेगा ऊर्जा का प्रकाश प्राथमिक स्रोत पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, तो सदैव सीधा होता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर क्या है? याद रखनी है, यहाँ पर उपभोक्ता है। क्या है? यहाँ पर से सबसे पहले क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक के बाद क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा। उपभोक्ता हो जाएगा, और उपभोक्ता के बाद क्या हो जाएगा? याद रखनी है अपघटक हो जाएगा। यहाँ पर से जो ऊर्जा का प्रमाण होता है 10% होता है। कितना हरासमेंट होता है? याद रखिएगा, जब भी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो वहाँ पर से 10% ऊर्जा का याद रखिएगा ह्रास होगा। और ये किसने दिया था? तो याद रखनी है लिंडेमॉन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडेमॉन ने दिया था। यह भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। देहरादून में क्या है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखिएगा देहरादून में। नई दिल्ली में क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान पूछेगा, मिट्टी अनुसंधान, ये सभी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भोपाल में क्या है? वन प्रबंधक अनुसंधान पूछेगा, प्रबंधन अनुसंधान पूछेगा, तब आपका भोपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध याद रखनी है ब्यास नदी पर है। किस पे है? ब्यास नदी पर है। और ब्यास नदी कहाँ पर बहती है? तो याद रखनी है हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? यानी कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है, टोटल पूछ रहा है। अगर मूल संविधान में पूछेगा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। यहाँ पर से 15वीं भाषा को जोड़ा गया। याद रखनी है 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, और 15वीं भाषा आपका क्या होता? सिंधी था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1974 के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, सॉरी 92 के द्वारा हो जाएगा। और इसमें जो 3 शब्द जोड़े गए, याद रखनी है 3 भाषा, उसको याद करने का ट्रिक है नमक। तो बढ़कर कितना हो गया? 18। नमक मतलब कि नेपाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी। इन तीनों भाषा को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया, तो अभी कुल भाषा कितना हो गया? 22। और इनको जो जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और ये याद रखिएगा 2003 में जोड़ा गया। और इसमें जो जोड़ा गया उसको याद करने का ट्रिक है बोडमास। क्या है? बोडमास है। जैसे बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, मैथिली हो गया और संथाली हो गया। तो अभी वर्तमान में कितना भाषा है? 22 भाषा है। ये भी बात को याद रखनी है। अगली सवाल की तरफ बढ़िए। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो असम होगा। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, और तमिलनाडु याद रखनी है, तमिलनाडु की बात करेगा तो ये तीसरे स्थान पर है। चाय में याद रखिएगा कौन पाया जाता है? तो थीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? थीन नमक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक में याद रखिएगा एक पहाड़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी में याद रखिएगा कॉफी का उत्पादन होता है, और कॉफी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो कैफीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैफीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात को भी याद रखनी है। अगली सवाल की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? देखिए नमक कानून की शुरुआत बात करेगा, एक चला गया था दांडी मार्च। क्या बोलेगा? दांडी मार्च चला गया था। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखनी है 12 मार्च को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेके साबरमती आश्रम से लेके गांधी जी है 78 अनुयायियों के साथ जो है ये कहाँ गए थे? साबरमती से लेके दांडी मार्च गए थे। और ये कुल कितने दिन चले थे? 24 दिन चले थे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक अंग्रेज पत्रकार भी था जिसका नाम क्या था? वेब मिलर।
क्या बोलिएगा, वेब मिलर नाम था, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जाकर नमक कानून को तोड़कर उसी दिन जो है याद रखिएगा, बोल सकते हैं कि 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, कब बोलिएगा, 6 अप्रैल को याद रखिएगा, 5 अप्रैल को पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़कर, और उसी दिन जो है एक आंदोलन चलाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बोलेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की बात करेगा तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बृहद ट्रंक मार्ग, ग्राउंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये सड़क परिवहन से हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने किया था, तो याद रखनी है शेरशाह सूरी ने। किसने किया था, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, तो ये भी चीज ध्यान देनी हुई चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए कुछ करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन थे उसको हमने हटा दिया है, तो 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या था ये पूछा गया। तो 100 तक सम संख्याओं का होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट 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 क्या होंगे, 100 भी आपका सम संख्या है। तो इसको निकालने के लिए क्या हम लोग चल करते हैं, फर्स्ट प्लस लाट बटे 100 यानी 2। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद ये 100 हो जाएगा, और बटे हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो 102 बटे 2 कीजिएगा तो 51 हो जाएगा। 51 याद रखिएगा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपया 120 की दर से 2 वस्तु बेचा गया, यानी कि बेचा गया है 2 वस्तु, एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ हानि देखिए, एक को जो है 25% का लाभ होता है तो कितना हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 5। ठीक है, और एक को जो है हानि होता है तो ये हो जाएगा 4 से हो जाएगा 3। बेचा गया है ये सीपी होगा, ये एसपी होगा। अगर बेचा गया है तो दोनों का एसपी समान होना चाहिए, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, तो याद रखनी है 12:15 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 20 अनुपात हो जाएगा 15। यहाँ पर एसपी समान हो गया। ठीक है, 20-12 कितना हो गया, 32, और 15-15 कितना हो गया, 30। तो अगर बात करेगा यहाँ पर से एक एक वस्तु का दाम 120 था, 2 वस्तु बेचा गया है 240 हो जाएगा। यहाँ से 2 का वैल्यू 2 घटाइएगा 2 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, याद रखनी है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 30 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, 30 का वैल्यू होगा 240, क्योंकि एसपी दिया गया है, तो 240 में जब 30 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 8। और यहाँ पर 2 पूछा जा रहा है कि कितना लाभ हुआ, तो 2 का हानि हुआ, और 2 का हानि हुआ तो 1 का बराबर 8, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 रुपया हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको बनाने का कई सारे नियम है, आप जिस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, 44,000 को किसी निश्चित ब्याज पर 3 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया जाता है, तो यह राशि 62,480 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन निकालना है तो 4 तिया 12% जो है इसका निकाल लीजिए। 44,000 का बोल सकते हैं, 44,000 का 12% जब निकालिएगा तो आपका दोस्त कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 0 0 कटाइएगा तो बरचौक 48 हो जाएगा, और बरचौक 48 4 कितना हो जाएगा, 52, यानी 5280 जो है किसमें जुड़ जाएगा, 62,480 में जो है 5280 जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, देखिए 0 0 8 8 16 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, और 5 2 7 हो गया, और 6 हो गया, यानी 67,760 हो जाएगा। 67,760 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है, इसको क्रॉस से गुना कर लीजिए, सबसे बड़ा जो ऊपर वाला होगा वो छोटा होगा, और सबसे बड़ा होगा जो सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा। ठीक है, कई सारे अंतर से भी इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, 123 का वर्ग क्या होगा, तो 123 का वर्ग जब आप निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आपको निकाल लेना, बस 123 गुना 123 कर लेनी है। अगली सवाल देखिए क्या बोला गया है, ये तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, √8 गुना √14, तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 7 एक ही में ले लीजिए, तो यहाँ पर से देखिए 1 2, यानी कि 2 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, √7 में रह जाएगा, यहाँ से 4 √7 बोल सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाता है, तो उसका स्ट्राइक रन रेट क्या है, तो कुछ नहीं करना है, 150 रन बनाता है 88 बॉल में, और रन रेट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, यही राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आने वाला परसों सोमवार है, यानी कि आज मान के चलिए है, और आने वाला परसों यानी कि कल के बाद ये सोमवार हो जाएगा। ठीक है, सोमवार अगर है तो ये आज रविवार हो जाएगा, और आज का दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है तो बीता हुआ परसों, तो बीता हुआ परसों तो यही होगा, यानी कि कल के पहले वाला दिन, तो ये हो जाएगा बुधवार, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल है, इसको आप बना सकते हैं। किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 8वें स्थान, 10 8 18 में 1 घटा लीजिएगा तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ ए जनरल
ए हिमालयन डे इको के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कॉन्सन हिमालयन सिंह हो जाएंगे। उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सीलम और इन्फ्यूजर जो हाल ही में खबरों में थे, ये उस समय भी करंट अफेयर्स का था, तो ये पर्यावरण हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया, उसका नाम क्या है? तो रुद्रम फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर बात आता है डीआरडीओ। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? तो याद रखनी है, इनका गठन जो हुआ था 1 जनवरी 1958 को इनका गठन हुआ था। और इनका जो है ध्येयवाक्य क्या है, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखनी है बलस्यम मूलम विज्ञानम। क्या बोलिएगा? बलस्यम मूलम विज्ञानम, ये यहाँ से पूछा जाता है। और इनका मुख्यालय की बात करेगा तो कि कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखिएगा। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रदान करता है? संघ के अनुदान यानी केंद्र राज्य और संघ के अनुदान का प्राप्त जो करता है 275 करता है, यानी राज्य के लिए जो अनुदान संघ करते हैं वो अनुच्छेद 275 में इसका किया गया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से 276 है, 276 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा, कोई भी मान के चलते हैं व्यापार है, व्यापारी है, ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा आजीवक है, उसका लिए जो टैक्स देगा वो कौन किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 276 आर्टिकल में बताया गया है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षिक संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहने का मतलब हुआ कि इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखनी है 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया गया है। और इसका मुख्यालय की बात करेगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा। और अभी इसका वर्तमान में हेड चेंज हुआ है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है डॉक्टर बी नारायण। बी नारायण इनका चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के भरतपुर में है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं, जैसे मान के चलिए सरसों पूछ दिया, आलू अनुसंधान पूछ सकता है आपको, चावल अनुसंधान पूछ सकता है, ठीक है, गन्ना अनुसंधान पूछ सकता है, याद रखनी है, तंबाकू अनुसंधान पूछ सकता है, ये सभी बातों को याद रखिएगा। तंबाकू अनुसंधान पूछ सकता है, औषधि अनुसंधान केंद्र पूछ सकता है, इन सभी को भी ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ पर से सभी का देख लीजिए एक बार। आलू संधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में। ठीक है, चावल अनुसंधान कहाँ पर है? तो याद रखनी है उड़ीसा के कटक में है। गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? तो याद रखनी है करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में। तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। ठीक है, इन सभी को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा पोलावरम से हुआ है, तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी, ये देखिए बिहार दरोगा में कई बार पूछा गया है, तो यहाँ से हो जाएगा, याद रखनी है 10%। अगर मान के चलिए अभी लोकसभा में कितना सीट है, लोकसभा में बात करेगा तो 545 सीट है। 545 का जब 10% निकालिएगा तो ये लगभग 55 आएगा। 54 नहीं लेना, क्योंकि आधा व्यक्ति नहीं होगा, 55 होगा। अगर कोई भी नेता लोकसभा में 55 सीट प्राप्त कर लेता है तो वो जो है विपक्ष का नेता बन सकता है, ये चीज पूछा गया है। और अभी जो है वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है, इसके विपक्ष के नेता कौन हो जाएंगे? तो राहुल गांधी हो जाएंगे। विपक्ष के नेता कई कई सारे प्रावधान को देखते हैं, जैसे कि याद रखिएगा सरकार का लेखा जोखा कौन तैयार करते हैं, तो विपक्ष के नेता उस पर निगरानी देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवपसौनकालीन गड्ढे अवशेषों का अवशेष कहाँ प्राप्त किए गए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए, कोई मामला अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? देखिए अपशिष्ट शक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, तो याद रखनी है कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इस पे जो है सबसे अंतिम फैसला कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? देखिए लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें जो है बात करेगा लोकसभा से, तो लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा से याद रखनी है 7 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक होता है, याद रखनी है प्रकलन समिति। क्या बोलिएगा? प्रकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, और 30 का 30 सदस्य याद रखिएगा लोकसभा से होता है। और ये जितने भी समिति हैं, इन सभी समिति का कार्यकाल की बात करेगा, तो कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखनी है 1 वर्षों का होता है। कितना होता है? 1 वर्षों का। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तुर्गान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? देखिए इसको लाया था कौन? याद रखनी है इल्तुतमिश लाए थे। कौन लाए थे? इल्तुतमिश। और इसको समाप्त किसने किया है? बलबन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत नहीं है। ठीक है, राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, बिल्कुल ठीक है। राज्य विधानमंडल का कौन कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, विधानमंडल होते हैं, और विधान परिषद होते हैं। मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ये गलत बोल रहा है, क्योंकि मौत की सजा को राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं, ना कि राज्यपाल। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग। तो एक मान लेंगे x, एक बोल लेंगे x प्लस 7 और एक मान लेंगे x प्लस 14। तो ये 7 गुणज हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे 3x प्लस 21 हो जाएंगे। बराबर कितना है 126 है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 126 में तो 105 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा x से जब इसमें 3 से जब भाग दीजिएगा 3 तिया 9 हो जाएंगे, 3 पचे 15 यानी कि 35 हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी, तो 14x प्लस 14 सबसे बड़ा है, तो x का वैल्यू है 35। 35 प्लस 14, 35 10 45 चार कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है तो धनराशि 5% बोल रहा है। 5% को हम लोग 1/20 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 20 से 21। 3 वर्ष है 3 बार लिख लेंगे 20 से 21 20 से 21। ठीक है, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8000 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 9261। 21 का क्यों क्या ना हो 9261, इसी का वैल्यू दिया है 5566। ठीक है, ये दिया गया है, ये 6 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 48000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 17 संतरा 84 रुपया में बेचने पर 5 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। जो भी बोलेगा तो उसको एकदम हानि बोल रहा है, तो ये विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो ये याद रखिएगा 5 एसपी हो गया आपका। एसपी कितना हो गया 5 रुपया। अगर 7 रुपया में बेचा 17 संतरा था और उसमें जो है एसपी आपको सॉरी एसपी नहीं ये सीपी हो जाएगा और ये 5 रुपया है, तो आप खरीदे थे कितना में 12 रुपया में और 12 का वैल्यू 84 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो 7 ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसको आपको बना लेना है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुना भाग है कुछ नहीं है। अगला सवाल देखिए यदि सफेद को काला, तो इसमें दूध का रंग क्या होता है, तो दूध का रंग होता है व्हाइट। व्हाइट को क्या बोला गया है यहाँ पर काला, काला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है 42 का 441 यानी कि 21 का 2 किया है और 21 का स्क्वायर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर से 23 का ये पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर से 23 का दोनों कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर से कुछ नहीं, इसमें जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता एवं पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यदि 7 साल पहले दोनों की आयु का योगफल 66 हो तो पिता की आयु क्या होगा, ये चीज बताना है। यहाँ से राइट आंसर 55 निकल जाना है, कुछ नहीं है। मान के चलिए कि पिता का आयु कितना है x और पुत्र का आयु कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 30 और 7 साल पूछेगा तो x माइनस 7 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा x माइनस 37 हो जाएगा। इसी का वैल्यू 66 दिया गया, जब कैलकुलेट कीजिएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए BD 36 है। ठीक है, और ये 4 होता है और ये 2 होता है, 4 2 6 36 होगा और ये 7 होता है। ठीक है, 7 और 5 12 दूनी बराबर 144 से हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 18 का कितना होगा 324 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए सबसे पहले 6 12 18 और यहाँ पर अब क्या लेंगे 24 लेंगे, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 होगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा KM 576 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, विषम को ज्ञात कीजिए। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर ये सब विद्युत उपकरण है, लेकिन अल्टीमीटर से हम लोग क्या बोलते हैं ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर से रीजनिंग का सवाल है, ये कहाँ पर आकृति होगा, तो ये यहाँ पर आकृति है, इसको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सजाना है। सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले केवी होगा, केवी बनकर क्या होगा एमबी, एमबी 1024 क्या होता है जीबी, जीबी 1000 जीबी क्या होता है टीवी होता है। तो 1 2 3 4 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले केवी होगा एमबी होगा, केवी एमबी ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको मिलाना है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही ईजी, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया। ये कैसा लगा डिस्कशन आपको कमेंट करनी है, और आपका कितना नंबर आ पाया। मेंस के एग्जाम था तो इसमें आपको नंबर आना चाहिए 70 75, तो देखिए आपका कितना नंबर आ पाया है। और जो भी एक्सरसाइज का फॉर्म भरे हैं, अगर उसका नंबर 70 प्लस आ रहा है तो उसका तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी, और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। और कल जो है सुबह आपको 8 बजे ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज जो चलाया जा रहा है वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।